वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज के हमारे सेशन में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2025 में और तैयारी रीट एग्ज़ाम की और तैयारी जीत के साथ। और शुरुआत करते हैं शिक्षण विधियों का। आज का हमारा दूसरा टॉपिक यानी कि दूसरा वीडियो हैंड रिटन नोट्स से संबंधित होने वाला है। और मैं चंदा डांगी आपके साथ राधे कृष्णा। और अपन तैयारी कर रहे हैं रीट यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलने वाले हैं। और इसमें अपन देखते हैं कि अपन ने एक हैंड रिटन नोट से संबंधित अपन ने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और उसको भी अपन रिवाइज कर लेंगे। और देखते हैं अपन क्या तीनों यूनिट की बात करें, 1, 2 और 3, ये तीनों आपके शिक्षण विधियों से संबंधित है। इसमें बैक टू बैक अपन पूरे सिलेबस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा है उसको एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। ये जो नोट्स मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपको शॉर्ट्स में, ये आपको खुद को भी तैयार करना है बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैं लिख रही हूँ। तो जिससे आपको क्या होगा, कम समय में आप उसे रिवाइज कर पाएंगे और अपन भी एक मोटे मोटे रूप पे चल पाएंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ना है। तो अपन ने सबसे पहले अपन ने विधि पढ़ी। विधि किसे कहते हैं, शॉर्ट में आपको ऐसे लिखना है। जैसे विधि का अर्थ मैंने क्या बताया था, मेथड। और इसी को किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से, और जिसका अर्थ क्या हो गया अपना मोड, रास्ता या माध्यम। बस शॉर्ट में लिखना है टीचिंग मेथड को ताकि आप उसे रिवाइज कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी रामायण लिखने बैठ जाओ। यदि आपको नोट्स पूरे के पूरे चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वो पूरे के पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स एग्जाम में आपको रिवाइज करने के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ इस तरह आप नोट्स बनाएं। अब बात करें कि विधि है जो कि किस लिए मानी जाती है, तो ये अपने विधि का उपयोग किस लिए माना जाता है, जो पाठ होता है उसको क्या बनाने के लिए, रोचक व प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। साथ ही इसकी उपयोगिता के कारण क्या बताए थे मैंने आपको, उपयोगिता के कारण बताए थे। जैसे अपन को किसी पाठ योजना को उसको क्या देनी है, दिशा व तार्किक क्रम देने के लिए, दिशा व तार्किक क्रम के लिए क्या मानी जाती है, विधि मानी चाहिए। और दूसरा बताया था तीनों पक्ष, यानी कौन कौन से पक्ष होते हैं, तीनों पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों पक्षों को बेहतर समझाने के लिए, कौशल डेवलप करने के लिए क्या बनाई जाती है, विधि बनाई जाती है। अब बात आती है, यहाँ पर मैंने बात की थी कौशल की। दूसरी बात अपन सीखे थे कौशल, और कौशल नाम आते सीधा नाम आता है अपना सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म कौशल, और सूक्ष्म कौशल का नाम आते ही आपको एक महोदय का नाम याद रखना है, एलन। जो सूक्ष्म कौशल अपन 5 या 10 मिनट में अपन कंप्लीट कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने के लिए, उनको सीखने के लिए 1954 से लगाकर 1960 तक यानी कि 4 वर्ष तक इस सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य करने के बाद उन्होंने 1961 में कक्षा में अप्लाई किया, कक्षा में अप्लाई किया। और 1963 में इन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रम में शामिल किया। अब एलन कहाँ के हैं अपने, इन्होंने काम किया था, कहाँ किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और अकेले तो किया होगा नहीं, तो इनके साथ कौन कौन थे, कीथ व एचिसन। यानी इनका भी नाम यदि आपको एग्जाम में कहीं पे भी देखने को मिल जाए तो आपको ध्यान में रखना है, कीथ और एचिसन। अब हम अपन बात करें यहाँ पर, अगर अपन सूक्ष्म कौशल की बात करें तो भारत में भी अपन बात करें तो भारत में एक होमवर्क मैंने आपको दिया था प्रश्न करने के लिए, लेकिन आपने किया नहीं किया मुझे नहीं पता। लेकिन भारत में जो है वो डी तिवारी ने इस पर कार्य किया है। अब अपन बात करें सूक्ष्म कौशल के जो गुण बताए थे कि क्या क्या गुण होते हैं, तो गुण की बात करें तो गुण क्या होगा, उसमें क्या होगी, एक अध्यापक में दक्षता डेवलपमेंट होगी, दूसरा आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास के साथ साथ क्या होगा, आपका जो शिक्षण प्रक्रिया है वह क्या होगी, प्रभावी होगी।
और व्यवहार में परिवर्तन होगा। और व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अपना अधिगम कहलाता है, व्यवहार में परिवर्तन। अब जब अपन बात कर रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण की को क्या एक कहा जाता है? चक्रीय व्यवस्था। क्या कहा जाता है? चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है। और चक्रीय व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या बनाई जाती है? सबसे पहले पाठ योजना, पाठ योजना के बाद उसको किया जाता है प्रस्तुतिकरण, इसके बाद उसकी की जाती है अध्यापक द्वारा प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि के बाद हो जाए पुनः पाठ योजना का निर्माण होगा, पुनः प्रतिपुष्टि होगी, पुनः प्रतिपुष्टि, प्रस्तुतिकरण और पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार ये पूरी चक्रीय व्यवस्थाएं सूक्ष्म कौशल से संबंधित पूरी एक बुक लिख जाए इतना डेटा इसमें अवेलेबल है। लेकिन आप क्या करोगे, इसमें मैंने सूक्ष्म शिक्षण का एक वीडियो भी डाल रखा है, उसे पूरा देख लीजिए। उसमें सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर है कि पाठ योजना में कितना टाइम देना पड़ता है, एनसीईआरटी ने कितने सूक्ष्म शिक्षण के कौशल माने, सारी चीज़ें। यहाँ पर अपन रिवाइज के दृष्टिकोण से यहाँ पर अपन शॉर्ट में देख रहे हैं और यहाँ पर अपन ने यहाँ तक चीज़ें अपन ने क्लियर कर चुके हैं, जो कि अपन हैंड रिटन नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ तक अपन देख चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लो फिर से। विधि क्या है? विधि मेथड है। यह कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ है मोड, रास्ता या फिर माध्यम। ये क्या करता है? विधि पाठ को क्या बनाता है? रोचक या फिर प्रभावशाली बनाता है। इस विधि की उपयोगिता क्या है? तो ये क्या करता है? अपने पाठ को, अपने शिक्षण को दिशा व तार्किक क्रम देता है। साथ ही तीनों पक्ष कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन तीनों में अपन को कौशल डेवलप करने के लिए विधि का प्रयोग अपन शिक्षण में करते हैं। अब बात आती है कौशल की। तो कौशल क्या है? कौशल एक प्रविधि मानी गई थी। पहले क्या मानी गई थी? प्रविधि मानी गई थी, लेकिन भारत में इसे प्रविधि न मानकर प्रशिक्षण के रूप में ले लिया गया। और बात करें सूक्ष्म कौशल की, तो सूक्ष्म कौशल में नाम आता है एलन का। इन्होंने 1954 यानी कि 1964 वर्ष तक इस पर कार्य किया और इसके बाद कक्षा कक्ष में 1961 में लागू किया। 1963 में पाठ्यक्रम में के रूप में शामिल कर दिया गया। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये इन्होंने कार्य किया। इनके सहयोगी कीथ व एचिसन थे। और भारत में जो कार्य किया जाता है वो डी तिवारी द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म कौशल के गुण कौन कौन से हैं? तो इसमें दक्षता, आत्मविश्वास, शिक्षण प्रभावी, व्यवहार में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। और सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक चक्रीय व्यवस्था है, क्योंकि इसमें एक चक्र के प्रकार से चलती है। जैसे पाठ योजना, फिर उसका प्रस्तुतिकरण होगा, प्रतिपुष्टि होगी, पुनः पाठ योजना, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण के चरण चलते रहते हैं। यह कहलाती है चक्रीय व्यवस्था। अब अपन ने यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, इसके दोष और देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के दोष अपन एक बार जरूर देख लेते हैं शॉर्ट में। तो इसका सबसे पहला दोष क्या है? अपन बार बार जो शिक्षण कराया जाता है वो एक ही कौशल जब तक वो सीखता नहीं है तो उसका अभ्यास करवाया जाता है, तो ये क्या बनाता है? नीरस बनाता है। क्या बनाता है? नीरस बनाता है। दूसरा, समय अधिक लगेगा, क्योंकि एक एक कौशल को डेवलप करोगे तो टाइम कितना लगेगा? ज़्यादा ही लगेगा, प्लस खर्चीली भी है। तीसरा है, ये कक्षा कक्ष के लिए उपयोगी नहीं है। कक्षा कक्ष व विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी है। अब बात करें क्यों अनुपयोगी है? क्योंकि जो सूक्ष्म शिक्षण है वह किसके सामने करवाया जाता है? सहपाठियों के सामने करवाया जाता है। तो मेन जो वातावरण है वहाँ पर वो शिक्षण के दौरान वह अवेलेबल नहीं है। केवल ये आपको दक्ष बना सकता है। शिक्षण व्यवस्था का जो व्यवस्थित आपको सीखने का क्रम है वो एक कक्षा कक्ष, जहाँ पर छात्र के समक्ष आप यदि शिक्षण करवाते हो तो वहीं पर वह उपयोगी माना जाता है। तो यहाँ पर ये इसके माइनस पॉइंट है। ये अपन ने पहले देख चुके हैं अभी तक की जो सेशन में। आज हम आगे के सेशन को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं आगे के सेशन में क्या अपने पास आज का है। और आज के सेशन में अपन सूक्ष्म कौशल से संबंधित सारे कौशल कितने हैं, 7-8 लगभग है, उनको क्लियर करते हुए देखेंगे। एग्जाम की दृष्टिकोण से किसी को भी नहीं छोड़ना है टॉपिक को। सूक्ष्म कौशल के प्रमुख कौशल, इसमें सबसे पहले आता है अपना प्रस्तावना कौशल। डायरेक्टली प्रश्न आ गया था कि ऐसा कौन सा कौशल है जिसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए आपको सिखाया जाता है। उसमें 4-5 प्रकार के कौशल का नाम दे देंगे और डायरेक्टली पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना प्रस्तावना कौशल, यानी कि सूक्ष्म कौशल के भी अंदर से जो कौशल है एक एक, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
तो सबसे पहले अपन बात करें प्रस्तावना कौशल। इस कौशल का संबंध पाठ के आरंभ से पूर्व, यानी इस कौशल का उपयोग कब करेंगे, जब पाठ योजना आप क्लास में जा रहे हो तो उससे पहले का जो पाठ योजना प्रस्तुतिकरण कर रहे हो उससे पहले जो कौशल का उपयोग किया जाता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का उपयोग किया जाता है। डायरेक्टली प्रश्न बन जाएगा पाठ योजना शुरू करने से पहले कौन से कौशल का उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है प्रस्तावना कौशल। हर लाइन से क्वेश्चन बनता है वीडियो में, तो आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान की खोज की जाती है, यानी कि इस कौशल के माध्यम, ये कौशल क्यों उपयोगी, इसके माध्यम से क्या है, अगर आप प्रस्तावना कौशल कर रहे हो तो कि बच्चा आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हो उस बच्चा उस टॉपिक के बारे में कितनी समझ रख रहा है, उसका ज्ञान भी आपको प्रस्तावना कौशल से होगा। इसमें वे प्रश्न होते हैं जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करते हैं। इसका संबंध कक्षा में पढ़ाने से पूर्व का होता है, अर्थात इस पाठ योजना का हिस्सा माना जाता है। इस कौशल में प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण तक पहुंचा जाता है। प्रश्न पूछते समय यह ध्यान रखना जानना चाहिए कि प्रश्नों में तारतम्यता का गुण होना चाहिए, यानी कि आप ऐसा नहीं एक प्रश्न तो सीधा यहाँ से पूछ रहे हो और आगे का क्वेश्चन आप अगर अलग ही पूछ रहे हो तो वो क्या होगी, उसकी तारतम्यता नहीं होगी। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर प्रथम प्रश्न के उत्तर से अलग प्रश्न का आरंभ करना चाहिए। प्रश्नों का स्तर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, प्रथम प्रश्न के उत्तर से अलग प्रश्न आरंभ करना चाहिए। प्रश्नों का स्तर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से अधिक न हो। प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न संक्षिप्त भी होने चाहिए। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होने चाहिए, यानी कि वहां तक पहुंचना है कि बच्चे को कहाँ पर प्रश्न उसका नहीं आ रहा है, वहां तक अपन को पहुंचना है प्रश्नों के माध्यम से, ताकि अध्यापक अपने प्रकरण का नाम घोषित कर सके। इस कौशल का समय अधिकतम 5 से 7 मिनट का होना चाहिए। इस कौशल में प्रश्नों की अतिरिक्त लघु कथा हो गया, चार्ट हो गया, प्रतिरूप मॉडल का सहारा लिया जा सकता है। यदि आपने बीएड एसटीसी व्यवस्थित किए तो आपको इसका पूरा ध्यान होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो अपन इसमें आपको ये पूरा नोट्स अगर चाहिए तो आप कमेंट करें, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको पूरी की पूरी पीडीएफ में आपके अवेलेबल करवा दूंगी। तो अपन ने प्रस्तावना कौशल देखा है। प्रस्तावना कौशल में क्या क्या देखा अपन ने, एक तो सबसे पहले ये क्या है, पाठ योजना से पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। दूसरा, इसमें प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण तक पहुंचा जाता है। प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना कौशल ये क्या करता है, अपन को पूर्व ज्ञान को जानने का अवसर प्रदान करता है, बच्चों का पूर्व ज्ञान को जानने का। 5 से 7 मिनट, और अपन किसी भी चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, इसके माध्यम से अपन प्रस्तावना कौशल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक अपन ने प्रस्तावना कौशल को देख लिया है। अब अपन आगे देखते हैं दूसरा कौशल जो हमारा सामने आ रहा है, प्रश्न सहजता कौशल, यानी इस प्रश्न सहजता की जगह कहीं कहीं सरलता कौशल भी वहाँ पे अपन को देखने को मिलता है। तो इसको अपन देखते हैं। इसके अंतर्गत अध्यापक को अभ्यास कराया जाता है कि पूछे जाने वाले प्रश्न की भाषा की दृष्टि से सरल होने चाहिए, उत्तर के रूप में चाही गई विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुकूल प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित भी होने चाहिए, प्रश्न विद्यार्थियों की रुचि सक्रियता में वृद्धि करने वाले हो। यानी कि बात करें, पहले कौशल अपन ने बात कर ली प्रस्तावना कौशल की, और प्रश्न सहजता कौशल यानी कि आपको प्रश्न पूछना भी आना चाहिए, किस प्रकार आप प्रश्न पूछते हो उसके बारे में ये कौशल डेवलप किया जाता है। तो इसमें अपन ने देख लिया है क्या क्या होनी चाहिए। इसमें ये 2 पॉइंट और रह गए थे, अपन देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निश्चित होना चाहिए। अध्यापक को अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति का समुचित अवसर प्राप्त करे। ऐसा नहीं डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया, डायरेक्ट उसे आ रहा है नहीं आ रहा, 1 सेकंड रुके और दूसरे विद्यार्थी पर चले जाए। उस बच्चे को सोचने का समय दें। आपके धैर्य की परीक्षा है, यानी कि आपने डायरेक्टली पूछ लिया भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ, उसको वो सोच रहा है कि मैं हाँ बताऊँ, थोड़ा थोड़ा याद आने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा नहीं डायरेक्टली किसी और को भी पूछ लो, आप उसे एक समय दें बोलने का, अभिव्यक्ति का। तो ये सारे प्रश्न कौशल की विशेषता हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब अपन बात करें तीसरा, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल।
प्रश्न कौशल तो अपन देख लिया। उसके बाद एक खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, इसमें क्या होता है अपन देखते हैं। पाठ प्रक्रिया के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न यानी विषय वस्तु की गहराई से या गहनता से अध्ययन कराने हेतु अध्यापक द्वारा जिन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है वह खोजपूर्ण प्रश्न कहलाता है। इन प्रश्नों का उत्तर का संकेत होता है। यदि विद्यार्थी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है तो उन्हें अन्य प्रश्नों के माध्यम से सही उत्तर तक ले जाया जाता है, यानी बच्चों को स्वयं खोज करने के लिए, उत्तर के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें विषय वस्तु की गहराई को, गहनता को समझाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो खोजपूर्ण में और क्या है, ये प्रश्न विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति में वृद्धि करता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। इन प्रश्नों की भाषा भी सरल होनी चाहिए, विषय वस्तु से संबंध भी होना चाहिए। इन प्रश्नों को सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र, यहाँ पर अपन आगे शिक्षण सूत्र भी पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो शिक्षण सूत्र यहाँ पर कौन सा लागू हो रहा है, सरल से कठिन की ओर। विषय वस्तु का अंतिम व्याख्यान अध्यापक प्रस्तुत करता है, यानी विषय वस्तु में जो अंतिम रूप से जो प्रश्न कौशल के बाद व्याख्यान प्रस्तुत करेगा वो कौन करेगा, अध्यापक करेगा। अब अपन बात करें व्याख्यान प्रस्तुत अगर अध्यापक करेगा तो अगला कौशल भी अपना आ गया है व्याख्या कौशल। और व्याख्या कौशल सबसे पहले जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है व्याख्या पर ही निर्भर करती थी, और वर्तमान में भी कहीं ना कहीं तौर पर व्याख्या कौशल अपने आप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बात करें व्याख्या कौशल की, किसी प्रकार का विस्तार बताना व्याख्यान कहता है। माना जाता है कि व्याख्या विधि नीरस विधि है, यह और ज़्यादा नीरस न हो जाए इसके लिए इस कौशल का पर्याप्त अभ्यास आवश्यक है। व्याख्यान के समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाषा शैली स्पष्ट व सरल हो। व्याख्यान विषय वस्तु पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि व्याख्यान के समय प्रकरण से भटक जाने का खतरा सर्वाधिक होता है। अपन शुरुआत शिक्षण विधि से कर रहे हैं और अंतिम में अपन पहुंचते हैं बाल विकास पर पहुंच जाते हैं, कहीं पर इधर उधर अपन भटकने के अपन खुद भटक जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इसमें अध्यापक को वाक चातुर्य का ज्ञान भी होना चाहिए। अध्यापक को विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होना भी आवश्यक है। यदि अपन को टीचिंग मेथड का ध्यान नहीं है तो क्या आपको शिक्षण व्यवस्था करवाई जा सकती है, नहीं। तो अपन ने प्रस्तावना कौशल, रिवाइज करो वापस, प्रस्तावना कौशल देखा, उसके बाद प्रश्नोत्तर देखा, फिर खोजपूर्ण, फिर देखा अपन ने चौथा व्याख्या कौशल, यानी कि 4 कौशल अपन ने अभी फास्टली देख लिए हैं। अपन बात करें आगे व्याख्या कौशल के 2 पॉइंट और हैं। यहाँ से ठीक है। अध्यापक को विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होना भी आवश्यक है। व्याख्यान देते समय अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। व्याख्यान स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के सामने आपने व्याख्यान शुरू कर दिया है और बच्चे के सीधा ऊपर से जा रहा है, कोई आइडिया नहीं है आपको। व्याख्यान द्वारा सामपाठ अन्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। व्याख्यान के समय पर्याप्त उदाहरण भी व्याख्यान में शामिल किए जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें व्याख्यान के लिए आवश्यक है। और यदा कदा मुहावरे व लोकोक्तियों का सहारा भी लिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, आप सब ही भली भांति इससे जानकारी रखते हो। अब बात करें प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा उपयोग आता है अपने साइंस में। व्याख्या कौशल की नीरसता व इससे उत्पन्न अरुचि को दूर करने के लिए अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु जिन कौशल का प्रयोग में लाया जाता है वे प्रदर्शन कौशल में गिने जाते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव कराना है डायरेक्ट, तो प्रदर्शन कौशल का उपयोग किया जाता है। इसमें अध्यापक द्वारा चित्र, मॉडल, प्रतिरूप, चार्ट, सारणी, ग्राफ, वास्तविक सामग्री व या रंगमंच आदि का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान का मानना है कि करके सीखा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें छात्र अधिक सक्रिय होंगे। अब हमेशा आपके सामने क्वेश्चन आता है कौन सी विधि वैज्ञानिक है या फिर कौन सी मनोवैज्ञानिक है। तो आपको ध्यान में रखना, वैज्ञानिक विधि वो होगी जिसमें बालक क्या होगा, सक्रिय होगा। यदि बालक वहाँ पर सक्रिय है तो वह विधि क्या है, वैज्ञानिक है। वही विधि मनोवैज्ञानिक है। और यदि बालक सक्रिय नहीं है किसी विधि में तो वह असक्रिय या फिर नीरस है या फिर अमनोवैज्ञानिक है। तो इस प्रकार का डाउट ना रखें। और ये प्रदर्शन कौशल का, प्रदर्शित सामग्री कक्षा के वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए।
अध्यापक को स्वयं भी एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव हो। प्रदर्शन कौशल में जो विषय वस्तु व सामग्री प्रदर्शित की जा रही है, अध्यापक को उसका पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए। यानी कि अपन ने अभी तक क्या कौन कौन से प्रस्तावना कौशल, दूसरा प्रश्नोत्तर, तीसरा खोजपूर्ण, चौथा व्याख्या, पांचवा अपन ने देखा है प्रदर्शन और छठा अपन देखने वाले हैं पुनर्बलन, यानी कि तारतम्यता बनाए रखे सीखने के लिए। छठा अपन देखते हैं पुनर्बलन कौशल। इसका अन्य नाम है दृढ़ीकरण सबलीकरण कौशल। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, कमेंट करके बताओ। कक्ष के वातावरण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु विद्यार्थियों को प्रत्येक सही अनुक्रिया पर उन्हें पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। पुनर्बलन कौशल क्या है? पुनर्बलन यानी आपने कोई शिक्षण करवा रहे हो, किसी बच्चे ने सही उत्तर दे दिया है तो उसको पुनर्बलन के रूप में आपको कोई उसको मोटिवेट करना है, यही पुनर्बलन होता है। पाठ में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ सके। अगर आपने उसने सही उत्तर बता दिया, आप नीरस खड़े हो, तो नेक्स्ट टाइम उत्तर देने से पहले सोचेगा यार क्या देना उत्तर, कोई फायदा नहीं है, मैडम तो कुछ ध्यान देती नहीं है, तो आपको उसको पुनर्बलन भी देना जरूरी है। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके, कक्षा का वातावरण प्रभावी बनेगा, अधिगम अधिक होगा, विद्यार्थियों में विषयगत प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, आपस में कंपटीशन बढ़ेगा कि मैंने इस बार मैं उत्तर दूंगा उसका, और मात्रात्मक गुणात्मक परिणामों में भी वृद्धि होगी। अध्यापक प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। यानी कि अपन ने छठा जो देखा है कौशल वो पुनर्बलन से संबंधित है। और यहाँ पर अपन थोड़ा सा डिटेल से पुनर्बलन कौशल को देखते हैं। पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक में क्या होगा, विद्यार्थियों को प्रत्येक सही अनुक्रिया सही है तो सही उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा दिया गया जो पुनर्बलन है वह सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। और यदि बच्चा ने अगर नकारात्मक पुनर्बलन भी होता है जिसमें यदि बच्चा गलत उत्तर देता है तो उसका गलत यानी कि विद्यार्थियों द्वारा गलत अनुक्रिया या गलत उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा उसे रोकना, बस और नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। और किस प्रकार तरीके से दिए जाते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स अपन देखते हैं। एक अपन पुनर्बलन 2 प्रकार से दे सकते हैं, शाब्दिक पुनर्बलन और अशाब्दिक पुनर्बलन। शाब्दिक पुनर्बलन में जैसे अपन ने उसने उत्तर दिया तो हाँ शाबाश, ये डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कौन सा है, किस प्रकार है, डायरेक्टली क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर। आप सही हो और प्रयास करें, हाँ बिल्कुल। अशाब्दिक में सकारात्मक में क्या हो जाएगा, हाँ में सिर हिला देना हो गया, हल्के से पलके मूंद लेना, हाथ से स्वीकृति देना, हूँ की ध्वनि करना, ये सारी चीज़ें इसमें क्या आ गई हैं। और शाब्दिक नकारात्मक और शाब्दिक अशाब्दिक नकारात्मक कैसा हो गया, शाब्दिक नकारात्मक नहीं, रुको, गलत, बिल्कुल गलत, गलत जवाब, अब गलत हो गया, अब रुको, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं है, ये सारे हो गया शाब्दिक में नकारात्मक पुनर्बलन। अशाब्दिक में नकारात्मक ना में सिर हिलाना, तौरिया चढ़ाना, आंख गड़ा कर देखना, ललाट पर सलवटे आना, नकारात्मक शारीरिक भाव, भवगीमाएं, हाथ से रुकने का संकेत, हूँ की ध्वनि करना, हाथ को झिड़क देना, बिल्कुल हाथ से मना करना, ये सारे हो गए अशाब्दिक है और नकारात्मक पुनर्बलन है। तो पुनर्बलन को अपन ने व्यवस्थित अपन ने यहाँ पर देख लिया। अब जो कौशल आ रहा है अपना 7वां, शामपट कौशल। शामपट कौशल, सबसे पहले जो शामपट होता है, विद्यालय का शिक्षक का जो परम मित्र माना जाता है वह शामपट माना जाता है। कौन माना जाता है? शामपट। यह अध्यापक के लिए परम सहयोगी की भूमिका निभाता है। इसे अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा एग्जामिनर, अध्यापक का दाहिना हाथ किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही अपन रामायण पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये कक्ष में प्रयोग में ली जाने वाली दृश्य सामग्री है। डायरेक्टली सामग्री से भी अपन पूरा क्लियर करेंगे, सामग्रियाँ भी पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के ध्यान केंद्रित में सहायक है, छात्र अधिगम में वृद्धि होती है तथा अध्यापक को विराम देते हैं। इसका उपयोग विषय वस्तु से संबंधित चित्र बनाने में किया जाता है। पाठ आरंभ के अंत तक जो प्रकरण पढ़ाया जाता है उसका नामोल्लेखन पाठ शामपट पर किया जाता है ताकि शिक्षण प्रभावी हो। जैसे अपन ने शुरुआत में देखा कि नहीं देखा था विधि क्या है, सारा पूरा एक बार पूरा जो पढ़ा अपन को उसको रिवाइज करने के लिए अपन ने एक उस स्लाइड पे देखा,
तो इससे क्या हुआ, आपको सीखने का क्या अवसर ज़्यादा मिले, आपको रिवाइज करने का भी अवसर मिला है। अध्यापक विषय वस्तु से संबंधित सारणी रेखाचित्र बनाने पर सामपट का उपयोग करता है। गृह कार्य हो गया, मूल्यांकन हो गया, इसका उल्लेख सामपट पर किया जाता है। कठिन शब्दार्थों का उल्लेख भी सामपट पर किया जाता है। कठिन प्रश्नों का उल्लेख भी सामपट पर किया जाता है। एक प्रश्न आया था, सामपट को मिटाने का सही है ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ये प्रश्न भी बना है सामपट का। ऐसा नहीं है कि अपन को सोचना है कि हाँ ऐसे क्या प्रश्न बनेंगे, बने हुए हैं सारे प्रश्न। यदि कोई तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तो उसे रेखांकित कर देना आवश्यक है। यदि रेखांकित न करने चाहे तो अलग रंग का चौक का प्रयोग किया जा सकता है। एक ही चित्र में अलग अलग बातें दर्शानी हो तो अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये सामपट के दौरान कौशल करते वक्त अपन को ध्यान रखनी है। अब अपन यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट जो लिखे हैं उनको भी देख लेते हैं। सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। इसका प्रयोग करते समय सहारा लेकर खड़ा नहीं होना। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड के सहारा लेके ही खड़े हो, सामपट के सामने भी खड़ा नहीं होना है। ऐसा खड़ा होना है कि बच्चों को सामपट दिखे। सामपट पर लेखन स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ से शुरू करते हुए सामपट पर ऐसे लाइन आपकी जा रही है, बिल्कुल ये भी सही नहीं है। वर्ण शब्द वाक्यों की बनावट एक समान होनी चाहिए। एक आप इतना बड़ा लिख रहे हो और ये वापिस ये, तो ये क्या हो गया, सही नहीं है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। सामपट पर पंक्तियां सीधी होनी चाहिए। सामपट पर सभी मुख्य बातें का लेखन होना आवश्यक है। जो कि प्रश्न बने हैं उसमें मैंने इम्पोर्टेंट करके भी लिख रखा है सामपट से। सामपट पर सभी मुख्य बातों का लेखन होना चाहिए। चमकदार शाही रंगों का प्रयोग होना चाहिए। सामपट पर लेखन के समय अध्यापक व सामपट के मध्य 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कक्षा छोड़ने से पूर्व सामपट को साफ करना चाहिए। सामपट सदैव ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख दिया। एक कक्षा कक्ष में सामपट का होना अनिवार्य, यानी कि ऐसा नहीं चलेगा, नहीं, अनिवार्य वहाँ पर होना आवश्यक है। तो अपन ने यहाँ पर इससे पहले अपन ने सूक्ष्म कौशल देख लिए। इसके बाद इससे संबंधित सारे एक एक कौशल को अपन ने फास्टली रिवाइज किया है। क्या किया, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे सिर पर आ चुका है। तो ये सारे अपन ने 6 और 7 कौशल अपन ने देख लिए। तो सबसे पहला प्रस्तावना, ये सारा अपन वहाँ पर देख लेते हैं मेन स्लाइड पे। तो यहाँ तक अपन ने देख चुके हैं। इससे आगे अगर के वीडियो में अपन देखेंगे अधिगम के कौशल, जैसे सुनना, पढ़ना, ये ग्रहात्मक क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होती है, ये आगे के अपन सेशन में देखेंगे। पहले उससे पहले अपन देख लेते हैं अपन ने कौन कौन से कौशल आज सीखे हैं या फिर पढ़े हैं। अपन ने आज सूक्ष्म, आज के इस अब तक अपन ने क्या देखे, कौशल देखे। और कौशल सबसे पहले प्रस्तावना देखा, पहला नंबर। दूसरा अपन ने देखा प्रश्नोत्तर। तीसरा अपन ने देखा खोजपूर्ण प्रश्नोत्तर। चौथा अपन ने देखा व्याख्या कौशल। पांचवा अपन ने देखा प्रदर्शन कौशल। छठा अपन ने देखा पुनर्बलन। सातवां अपन ने अंतिम देखा श्यामपट। इनके बारे में छोटे छोटे मोटे रूप से जो प्रश्न बन सकते हैं उनको अपन ने अभी तक देख चुके हैं। आगे के वीडियो में अपन भाषा अधिगम के कौशल जैसे सुनना, पढ़ना, इन सब को अपन डिटेल से देखेंगे। थैंक यू सो मच।